हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने स्टार्ट कर रखी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी जो होता है दैट इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है ओसीडी। हम पहले पढ़ चुके हैं न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। हमने पढ़ा है कि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें मेनली डेलूजन और हेलुसिनेशन होता है, लेकिन जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें डेलूजन और हेलुसिनेशन नहीं होता। जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं हमने पढ़ा है मेनली उसमें क्या होता है, इनसाइट जो होती है अब्सेंट होती है। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें इनसाइट प्रेजेंट होती है। इनसाइट मीन्स द पर्सन इज अवेयर अबाउट हिज और हर डिजीज, उसको पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो साइकोटिक डिजीज होती है उसमें पर्सन जो है वो मानता नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो इनसाइट वहां पे अब्सेंट होती है और न्यूरोटिक डिसऑर्डर में जो है वो प्रेजेंट होती है। जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, लेकिन जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम ट्रीट करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और थोड़ी बहुत हम क्या देते हैं, एंजियोलाइटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट जो है वो ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो जो आउटकम होता है, प्रोग्नोसिस जो होता है वो साइकोटिक डिसऑर्डर का पुअर होता है एज कम्पेयर टू द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो रिलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। एक बार अगर पर्सन ठीक हो जाता है तो दोबारा से जो सिम्टम्स है वो फिर से रिलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोटिक डिसऑर्डर एंड द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो आज हम करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। तो ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है ओसीडी। तो इसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ सब्जेक्टिव कंपल्शन विच मस्ट बी रेजिस्ट टू कैरी आउट सम एक्शन। इसमें हम सिंपली अगर बात करें तो ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स जो है वो माइंड में आएंगे और दैट थॉट्स कॉज एंजाइटी इन द पर्सन। तो उसकी वजह से एंजाइटी होगी, और एंजाइटी होगी तो पर्सन क्या करता है, उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए उसी किसी एक्ट को बार बार रिपीट करता है, कंपल्शन करता है, ताकि जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो सके। तो दैट इज द ओसीडी, यानी कि ऑब्सेशनल और रिपीटेटिवली थॉट्स जो माइंड में आ रहे हैं दैट कॉज द एंजाइटी। उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए पर्सन बार बार किसी एक्ट को करता है, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। तो दैट डिसऑर्डर इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो डेफिनेशन की बात करें तो फीलिंग ऑफ सब्जेक्टिव कंपल्शन विच मस्ट बी रेजिस्ट टू कैरी आउट सम एक्शन। पर्सन जो है कंपल्शन है होता है और किसी भी एक्शन को कैरी आउट करता है। अनवांटेड थॉट्स एंड ऑब्सेशनल आइडियाज कॉज सम रिचुअल्स टू रिलीव द एंजाइटी। अनवांटेड थॉट्स और जो ऑब्सेशनल आइडियाज बार बार माइंड में आ रहे हैं दैट कॉज सम रिचुअल्स टू रिलीव द एंजाइटी। उनकी वजह से पर्सन कुछ रिचुअल्स करता है, कुछ एक्शन करता है बार बार एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। उसके बाद अगर हम इटियोलॉजी की बात करें ओसीडी की, तो इटियोलॉजी लगभग कॉमन ही है। जो कॉज है, एग्जैक्ट कॉज जो है दैट इज अननोन। एग्जैक्ट कॉज का हमें नहीं पता है क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आएगा जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि अगर ट्विंस हैं तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो हैं उनमें रिस्क ज्यादा होगा, पेरेंट्स को है तो बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा बायोकेमिकल थ्योरी हो सकती है। बायोकेमिकल थ्योरी में हमने पीछे भी पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अगर उसका जो लेवल है वो एब्नॉर्मल हो जाता है ब्रेन के अंदर तो दैट कैन कॉज द सम टाइप ऑफ साइकोटिक एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, साइकोसोशल थ्योरी फ्रॉड की। तो साइकोसोशल थ्योरी में फ्रॉड ने कुछ स्टेजेस के बारे में बताया था, ओरल स्टेज होती है, एनल होती है, फैलिक स्टेज है, प्री स्कूल है। तो उसने कहा कि अगर किसी स्टेज में रिग्रेशन हो जाता है पर्सन का, किसी भी स्टेज में अगर कोई पर्सन है वो फिक्स हो गया है या रिग्रेशन हो गया है तो दैट कैन कॉज द न्यूरोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर। तो साइकोसोशल थ्योरी हो सकती है। इसके अलावा बिहेवियरल थ्योरी हो सकती है। बिहेवियरल थ्योरी में कि क्या होता है कि पर्सन किसी भी काम को कर रहा है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए तो वो उसका लर्न बिहेवियर बन जाता है और लोग उसको क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। तो उसकी वजह से भी पर्सन जो है ओसीडी में चला जाता है कि एक ही चीज को वो बार बार करता है और लोग उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो दैट बिकम ए लर्न बिहेवियर। तो बिहेवियरल थ्योरी भी हो सकती है अगर हम इटियोलॉजी की बात करें।
तो ये इटियोलॉजी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जेनेटिक फैक्टर, बायोकेमिकल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी एंड द बिहेवियरल थ्योरी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे ओसीडी के अंदर। तो ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं। ऑब्सेशनल थॉट्स के अंदर क्या होता है, कुछ आइडियाज आएंगे, कुछ थॉट्स जो है वो बार बार जो है माइंड में रिपीट होते हैं और पर्सन उनको स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो दैट कैन कॉज द एंजाइटी। तो एंजाइटी कॉज करते हैं, स्ट्रेस कॉज करते हैं और पर्सन अनेबल टू रेजिस्ट देम, उसको हम चाह कर भी नहीं रोक पाते, तो दैट आर द ऑब्सेशनल थॉट्स। उसके बाद है ऑब्सेशनल इमेजेस। कुछ इमेज जो है वो बार बार माइंड में बनती बनती है, जैसे कि कोई वायलेंट इमेज है किसी चीज को लेके, कोई सेक्सुअल इमेज है जो बार बार माइंड के अंदर बन रही है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्सेशनल इमेज। तो उसको अगर पर्सन रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो दैट कैन कॉज द एंजाइटी। उसके बाद है ऑब्सेशनल रूमिनेशन। ऑब्सेशनल रूमिनेशन में जो पर्सन होता है वो आर्ग्यूमेंट्स करता है खुद के ही साथ। रूमिनेशन में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है और हर किसी छोटे एक्शन पे व्हाट टू डू और नॉट टू डू, व्हाट टू डू नॉट टू डू, इस काम को करना है या नहीं करना है, तो हर छोटी छोटी चीज के ऊपर जो है वो अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्सेशनल रूमिनेशन। फिर है ऑब्सेशनल डाउट्स। कुछ बार बार डाउट्स उसके माइंड में आ रहे हैं, जैसे कोई चीज है, जैसे कि क्या है कि उसने गैस चलाई है और वो गैस उसने बंद कर दी है, लेकिन बार बार उसके माइंड में आ रहा है कि उसने गैस को खुला छोड़ दिया है। ठीक है, उसने लॉक लगा दिया है, लेकिन बार बार जाने के बाद भी उसके माइंड में बार बार आ रहा है कि वो उसने लॉक जो है वो नहीं लगाया है। तो इसमें क्या करता है, जो ऑब्सेशनल डाउट्स होते हैं इसमें रीचेकिंग करता है, बार बार चीज को चेक करेगा जाके। इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है वो परफेक्शनिस्ट होता है, हर चीज में उसको परफेक्शन चाहिए होती है, तो बार बार वो उन चीजों को रिपीटेडली चेक करता है कि परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो रिपीटेडली जैसे पैसे गिने हैं, उसको लगेगा कि उसने अच्छे से नहीं गिने हैं, तो दोबारा फिर काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह वो एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करता है, उसको हर चीज के ऊपर डाउट होता है। तो दीज आर द ऑब्सेशनल डाउट्स। उसके बाद है ऑब्सेशनल इम्पल्सिस। इसमें एकदम से इम्पल्स आता है माइंड के अंदर, तो एकदम से वायलेंट बिहेवियर शो करता है। तो इसमें कोई एक्ट करता है एकदम से, जो एकदम से ऑब्सेशनल इम्पल्स आता है तो एकदम से एक्ट करता है, जैसे कि इंजरिंग अ चाइल्ड, किसी बच्चे को इंजर कर दिया एकदम से। द पर्सन शाउट्स इन अ चर्च, एकदम से चर्च में जाके शाउट करना स्टार्ट कर देता है। तो दीज आर द ऑब्सेशनल इम्पल्स। तो इसमें क्या करता है, एक्ट करता है, वॉयलेंट बिहेवियर शो करता है और किसी को इंजर भी कर सकता है। उसके बाद है ऑब्सेशनल रिचुअल्स। ऑब्सेशनल रिचुअल्स में क्या है, एक ही एक्शन को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करता है। जैसे कि किसी भी पर्सन को ये लगता है कि उसके जो हैंड्स है वो डर्टी है, कंटामिनेटेड है, तो उसके माइंड में रिपीटेडली यही थॉट्स आते हैं, यही ऑब्सेसिव आइडियाज आते हैं कि उसके जो हैंड्स हैं वो डर्टी है, कंटामिनेटेड है। उसने कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर टच किया है, किसी पर्सन को टच किया है, तो उसको लगता है कि उसके जो हैंड्स है वो कंटामिनेट हो गए हैं, तो वो बार बार रिपीटेडली उनको उतनी ही बार क्या करता है, हैंड वॉशिंग करता है। तो इसमें क्या, पर्सन जो होता है वो 20 to 30 टाइम्स जो है वो रिपीटेडली हैंड वॉश करता है टू रिलीव द एंजाइटी, टू रिलीव द स्ट्रेस। तो दीज आर कॉल्ड द ऑब्सेशनल रिचुअल्स। उसके बाद है ऑब्सेशनल स्लोनेस। इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है के माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं, तो इसमें ऑब्सेशनल स्लोनेस हो जाती है, किसी भी एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर पाता है, किसी को कोई भी अगर हम टास्क देते हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्सेशनल थॉट्स। तो इसमें किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएगा। दीज आर द ऑब्सेशनल स्लोनेस इन एवरी एक्टिविटी। तो ये क्लिनिकल फीचर्स थे कि ओसीडी जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, ओसीडी में क्या क्या हो सकता है। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोज अगर की बात अगर हम करें तो डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का एमआरआई कर सकते हैं, पेशेंट का सीटी स्कैन करके देखेंगे डायग्नोज करने के लिए। फिर है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स में हम एसएसआरआई देंगे, सर्टालिन देते होते हैं, इमिप्रामिन देते होते हैं। उसके बाद एंजियोलाइटिक्स देते हैं। एंजियोलाइटिक्स में हम बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं, बेंजोडाइजिपिन्स टू रिलीव द एंजाइटी।
इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी इसमें बहुत काम करती है। जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं तो बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या करेंगे, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, पर्सन को उसी चीज में जिससे जो पर्सन है एंजाइटी हो रही है, उसी आइडिया जो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं उन्हीं से उसको बार बार एक्सपोज करेंगे और फिर रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करेंगे। जो एक्शन वो कर रहा है, जो कंपल्शन कर रहा है, जो एक्ट बार बार कर रहा है, उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, वो करने नहीं देना है। तो ऐसा अगर हम बार बार करेंगे तो जो पर्सन है वो उस बिहेवियर को छोड़ देगा। थॉट स्टॉपेज, हम वही आइडिया पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीटेडली उसके माइंड में आ रहे हैं, और डिस्कस करने के बाद जैसे ही कोई एक्ट करने के लिए आइडिया उसके माइंड में आता है तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो इसमें क्या है, जो भी थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं तो जब भी वो थॉट्स आने स्टार्ट होंगे उसी टाइम पे हम क्या कर देते हैं, स्टॉप। तो इस तरह से अगर बार बार हम स्टॉप करेंगे उसके जो रिपीटेडली थॉट्स और आइडियाज हैं उनको, तो जो पर्सन है उसके माइंड में ये थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स की। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम क्या करेंगे, पर्सन को डाइवर्जन थेरेपी हम दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे पेशेंट को, योगा मेडिटेशन के बारे में भी बता सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो इरेलीवेंट आइडियाज हैं, जो ऑब्सेशनल थॉट्स हैं उसके माइंड में ना आए। फिर है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो बार बार इमेजेस उसके माइंड में बन रही है, जो बार बार आइडियाज और थॉट्स माइंड में उसके आ रहे हैं, उन्हीं में हम उसको लेके जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम धीरे धीरे उसको उस सिचुएशन के अंदर लेके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एकदम से सिचुएशन में नहीं डालते, धीरे धीरे जो सिचुएशन एंजाइटी कॉज कर रही है, जो आइडियाज एंजाइटी कॉज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उन सिचुएशन में उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या क्या देते होते हैं पेशेंट को। फिर है नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, अगर कोई ओसीडी का पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने क्या करना है कि पेशेंट को जो बार बार रिचुअल्स कर रहा है, तो पेशेंट को हमने पूरा टाइम देना है, उसको रोकना नहीं है कि ऐसे नहीं करना है, पेशेंट को जज नहीं करना है हमने। अगर पेशेंट बार बार किसी रिचुअल्स को रिपीट कर रहा है तो उस बेसिस पे हम पेशेंट को जज नहीं करेंगे। इसके अलावा पेशेंट अगर नहीं कर रहा है, हमारे कहने से कंपल्सिव एक्ट नहीं कर रहा है, तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, पेशेंट को एनकरेज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओसीडी के बारे में है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।